नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह। क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है? क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा? अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों की जिस पर चर्चा जरूरी है, और इस चर्चा में जुड़ेंगे अपने संवाददाताओं और विशेषज्ञ मेहमानों से भी। कर्नाटक के चुनावी रण की बात करेंगे। कर्नाटक में मतदान की तैयारियां अब पूरी हो चुकी हैं। किस तरह से रहा है ये पूरा चुनाव, इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे अपने संवाददाताओं के साथ। साथ ही साथ यूपी निकाय चुनाव की बात होगी जिसमें प्रचार का आज अंतिम दिन है, और निकाय चुनाव पर अखिलेश यादव के बिगड़े बोल, तो आखिर क्या कुछ कहा योगी आदित्यनाथ ने, इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही साथ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर दोहरा मापदंड क्यों अपनाया है कुछ सरकारों ने, इस पर भी होगी बात। होंगे कई अहम सवाल और जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु में कई जगहों पर छापे। जम्मू कश्मीर में आतंकी साजिश के मामले में 15 जगहों पर तलाशी जारी। तमिलनाडु में पीएफआई के ठिकानों पर की छापेमारी। पीएफआई के मदुरई अध्यक्ष मोहम्मद कैसर को किया गिरफ्तार। कर्नाटक की सियासत में खूब चले जुबानी तीर। विकास और डबल इंजन की सरकार के मुद्दे से लेकर मुफ्त रेवड़ियां बांटने, बजरंग दल पर बैन और राज्य की संप्रभुता जैसे मुद्दों ने हर दिन बदले चुनावों के रंग। अब मतदाताओं की बारी, कल होगी वोटिंग। मणिपुर में हालात नियंत्रण में, पिछले 2 दिन से हिंसा की कोई खबर नहीं। इम्फाल के कई जिलों में कर्फ्यू में ढील के बाद लोगों ने की खरीदारी। मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री होगी द केरला स्टोरी। तेलंगाना और तमिलनाडु में सिनेमाघरों में रोकी गई फिल्म की स्क्रीनिंग। फिल्म के क्रू सदस्यों को मिली धमकी। पश्चिम बंगाल में फिल्म पर बैन लगाने पर तीखी प्रतिक्रिया। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर दोहरे मापदंड पर उठे सवाल। और यूपी निकाय चुनाव के प्रचार का आज आखिरी दिन। सीएम योगी समेत वरिष्ठ मंत्रियों ने झोंकी प्रचार में पूरी ताकत। निकाय चुनाव को कूड़ा उठाने वाला चुनाव कहने पर सीएम योगी ने अखिलेश यादव को लिया आड़े हाथों। चुनाव को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। तो इस वक्त में सबसे पहले बात कर्नाटक के चुनावों की, और कर्नाटक में अब बारी मतदाता की है। और आज हम अपने इस वक्त के में विश्लेषण करेंगे कि आखिर किस तरह से रहा ये पूरा चुनाव और किस तरह से आम जनता इन चुनावों को देख रही है। अगर हम कर्नाटक के चुनावों की बात करें तो कर्नाटक में चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है और कल होने वाले मतदान की तैयारियां जारी है। इसको लेकर के जो प्रशासन स्तर पर और राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं, और कल यहां पर वोटिंग होनी है। इस बार कर्नाटक का चुनाव कई मायनों में खास रहा। चुनाव प्रचार ने सियासत के कई रंग देखे। कई मुद्दों ने चुनाव के वक्त सुर्खियां बटोरी और सियासी दलों के बीच वार प्रतिवार का दौर जारी रहा। पीएम मोदी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल भी हुआ और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनकी तुलना जहरीले सांप से कर दी। इस पर तीखी प्रतिक्रिया हुई और राजनीतिक वक्तव्यों के गिरते स्तर पर फिर लोगों ने चिंता जताई और लोकतंत्र के उच्च मानदंडों की दुहाई दी। चुनावों में बीजेपी ने विकास को मुद्दा बनाया और बीते 5 वर्षों के दौरान अपनी उपलब्धियों का लेखा जोखा जनता के बीच रखा। इस दौरान पीएम मोदी समेत पार्टी के स्टार प्रचारकों ने डबल इंजन की सरकार को राज्य के विकास के लिए जरूरी बताया। वहीं कांग्रेस के रणनीतिकारों ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में जनता से 5 बड़े वादे किए, जिनमें से ज्यादातर मुफ्त रेवड़ियां बांटने पर आधारित थे। इनमें मुफ्त बिजली, महिलाओं को 2000 रुपए मुफ्त, ग्रेजुएट को 3000 रुपए मुफ्त और डिप्लोमा होल्डर्स को 1500 रुपए मुफ्त देने की बात कही गई। लेकिन बजरंग दल पर बैन लगाने का वादा कांग्रेस के लिए गले की हड्डी बनता हुआ नजर आया। अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल पर बैन लगाने की बात कही कांग्रेस ने, और इस पर पार्टी के कई नेता बैकफुट पर आ गए और फिर राज्य में हनुमान मंदिर बनाने की बात कह डाली और अपने आप को हनुमान जी का भक्त बताया।
प्रचार के अंतिम दिनों में राज्य की संप्रभुता को लेकर कांग्रेस पार्टी के एक ट्वीट ने सियासी घमासान मचा दिया। कांग्रेस की तरफ से ट्वीट में बाकी बातों के साथ कहा गया कि सोनिया गांधी राज्य की संप्रभुता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। बीजेपी ने इस बयान को असंवैधानिक बताते हुए चुनाव आयोग से शिकायत की और कहा कि कांग्रेस देश को बांटने का काम कर रही है। तो कुल मिलाकर कर्नाटक के रण में जमकर सियासी बयानबाजी हुई और एक दूसरे की लानत मलानत करने की भी कोशिश की गई। तो अब 13 मई को यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि कर्नाटक की जनता किसकी सरकार बनाती है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में हमारे दो विशेष संवाददाता जुड़े हुए हैं। कर्नाटक से आयशा खानम और साथ ही साथ शैलेंद्र मिश्रा जुड़े हुए हैं। आप दोनों ने इन चुनावों को कवर किया है और आयशा तो आप दक्षिण के पूरे राज्यों पर नज़र भी रखती हैं। कर्नाटक में आपने विशेष तौर पर कैंपेन को कवर किया। आपके साथ अगर शुरुआत करें तो ये समझना चाहेंगे आपसे समझना चाहेंगे कि जो पूरा चुनाव प्रचार रहा, किस तरह से इसको अगर आपको समअप करने को कहा जाए तो क्या क्या कहेंगी आप? जी देखिए, ये चुनाव प्रचार इस साल 2013 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री के बाद पूरी तरह से एक नया रंग, एक नया ट्विस्ट ले, यानी ये चुनाव प्रचार जो है काफी तेज धार वाला चुनाव प्रचार बन गया। हालांकि कांग्रेस पहले से ही अपना चुनाव प्रचार तेज कर चुकी थी, लेकिन प्रधानमंत्री के चुनाव प्रचार पर सबकी नजर रही और उसके बाद जो व्यक्तिगत हमले हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, उससे साफ जाहिर हो गया कि कांग्रेस किस तरह से 5 गारंटीज की बात कर रही थी। कांग्रेस लोगों के विकास की भी बात कर रही थी, कई वादे किए, लेकिन कांग्रेस भी अब व्यक्तिगत हमलों पर उतर आई क्योंकि कांग्रेस किसी न किसी तरह से इस धुआंधार प्रचार से हताश नजर आई। तो ये एक नया ट्विस्ट दे दिया इस पूरे कैंपेन को। और इस चुनाव में भी देखना दिलचस्प होगा कि कल जब मतदाता अपना मत डालने जाएंगे तो किस तरह से ये जो आखिरी 6-7 दिन का चुनाव प्रचार रहा, प्रधानमंत्री के रोड शोज रहे और प्रधानमंत्री की पब्लिक रैलीज रही, और जो बजरंग दल का मुद्दा कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में डालकर किस तरह से इस पूरे चुनाव को जो विकास के फोकस पर चल रहा था, उसे एक नया ट्विस्ट दे दिया। तो देखना ये दिलचस्प होगा कि अब ये जो दमदार प्रचार था वो कितने हद तक वोट्स में बदलेगा। जी जी जी, निश्चित तौर पर। शैलेंद्र, किस तरह से अलग मानते हैं इस बार के चुनावों को? कर्नाटक की बात अगर करें, जैसा कि आयशा ने कहा कि पिछले 5-7 दिनों में बहुत सारे ट्विस्ट्स एंड टर्न्स कर्नाटक की राजनीति ने देखा, क्या बताएंगे आप? देखिए, निश्चित तौर पर चुनाव प्रचार के लिहाज से जो किसी विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान दिखाई दे सकता है, वो सारे रंग हमने देखा कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान दिखाई दिए। विकास का मुद्दा रहा, पार्टियों ने अपने वादे किए, किस तरह से कर्नाटक बनाना है, आगे कर्नाटक किस तरह से ले जाना है, इन सब को लेकर हमने देखा भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और जेडीएस ने अपने अपने विचारधारा के हिसाब से अपने अपने मुद्दों के आधार पर बात की। लेकिन ये सही है कि जब से कर्नाटक में घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी ने बजरंग दल पर बैन का मुद्दा उठाया, उसके बाद कर्नाटक के जो प्रचार में एक तरह से कहें वो इस मुद्दे पर केंद्रित हो गया कि आखिर कांग्रेस पार्टी चाहती क्या है। और जिस तरह से बीजेपी ने राजनीतिक तौर पर इसे मुद्दा बनाया और कांग्रेस पार्टी को निशाने पर लिया, उसके बाद हमने देखा कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर आई। कांग्रेस पार्टी ने सफाई दी, घोषणा पत्र में शामिल किए गए बातों पर सफाई देना, ये अपने आप में आप देखें भारतीय राजनीति में बहुत कम हुआ होगा कि जब किसी मुद्दे पर चुनावों से पहले ही सफाई आ गई हो और कहा गया हो कि नहीं, ऐसा कोई इरादा नहीं है। तो एक तरह से आपने जो लिखा उससे आप इतर बात कर रहे हैं, जो अपने आप में बैकफुट पर आना दिखाता है। दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो अपशब्द का इस्तेमाल पहले मल्लिकार्जुन खड़गे, फिर उनके बेटे ने किया, उनके बेटे को तो चुनाव की तरफ से एक हमने देखा कि उनसे पूछा भी गया कि आपने ऐसा क्यों कहा। तो ये भी एक देखने को मिला और प्रधानमंत्री ने उस बात पर चुनावी सभा में कहा भी कि उन्हें बहुत बार गालियां दी गई हैं। तो वो एक भी चर्चा का विषय रहा। अब तो एक तरफ विकास के मुद्दे पर हमने देखा कि राजनीतिक दल अपने अपने दावे करते नजर आए, एक दूसरे पर आरोप लगाते नजर आए। तो दूसरी तरफ मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा रहा, उस पर बीजेपी आप जानते हैं उसने उसे खत्म करने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी और जेडीएस कह रही है कि वो बहाल करेंगे 4% मुस्लिम आरक्षण, वो एक मुद्दा रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप में देखें
तो जब वो चुनाव प्रचार के दौरान यहाँ आए कर्नाटक में, तब इस बात पर चर्चा रही कि आखिर इससे कितना बीजेपी को फायदा होगा। क्योंकि बहुत रोड शो में जो भीड़ दिखाई दी, चुनावी जनसभाओं में जो उत्साह दिखाई दिया, तो बीजेपी को लगता है कि इससे बहुत फायदा होगा। तो हम हर रंग देख सकते हैं कर्नाटक के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान देखने को मिले। कांग्रेस पार्टी ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। दोनों हमारे साथ बने रहिए, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ एक बड़ी खबर आ रही है। फिलहाल पाकिस्तान में इमरान खान की गिरफ्तारी हो गई है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी की खबर आ रही है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर से इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। पाकिस्तानी रेंजर्स ने इमरान खान को गिरफ्तार किया है। इमरान की पार्टी पीटीआई का दावा किया गया है कि उनको गिरफ्तार किया गया। हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। अमृत, क्या जानकारी देंगे? इमरान की पार्टी की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि उनके नेता को गिरफ्तार किया गया है, पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को। जी बिल्कुल, और इमरान खान ने खुद कहा है ट्वीट करके कि ये आईएसपीआर और जो कि इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस, जो बेसिकली आईएसआई का पब्लिक रिलेशंस विंग है, ये उनके अटेम्प्ट और जो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट है उनका अटेम्प्ट है कि उनको गिरफ्तार इसलिए किया गया। उनका कहना है कि एक, उनकी कैंपेनिंग रोकी जा सके जब इलेक्शन अनाउंस होंगी, क्योंकि वो कह रहे हैं कि वो जल्द से करना चाह रहे थे। दूसरी बात ये है कि वो ये कह रहे हैं कि मुझे इसलिए अरेस्ट किया गया है कि मुझे रोका जा सके कि मैं जो स्ट्रीट मूवमेंट है या मासेस की मोबिलाइजेशन है, अगर जो शहबाज शरीफ सरकार वहाँ के आइन को, वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को नहीं मानती और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को नहीं मानती ऑन ये इलेक्शंस को कंडक्ट करवाने के लिए, तो उनका ये कहना है कि ये इन वजहों से उनको गिरफ्तार किया गया है। जी, निश्चित तौर पर ये इमरान खान की तरफ से कहा गया है। जो पूरा ओवरऑल टर्मोइल, पॉलिटिकल टर्मोइल कहा जाए, आर्थिक रूप से तो विपन्नता की स्थिति है ही है पाकिस्तान में, किस तरह से उसका आकलन करेंगे? क्या कुछ वजह बताएंगे इमरान की गिरफ्तारी की आप? देखिए, ये तो है ही है कि इमरान खान पर केसेस हैं। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज थे जब ये वाकया हुआ, तो उसके बाद कुछ धक्का मुक्की भी हुई और जो पाकिस्तानी रेंजर्स हैं उन्होंने अरेस्ट किया। तो ये कह रहे हैं कि इमरान खान का ऑब्वियसली कहना यह है कि ये पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है, पीडीएम गवर्नमेंट, वो जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है वो नहीं आगे करना देना चाहती। पर वहीं पाकिस्तानी अथॉरिटीज का कहना ये है कि उनको उन पर केसेस हैं और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो फॉलो किया जा रहा है। तो इसकी वजह से इमरान खान की ये अरेस्ट हुई है। अब हालांकि ऑफिशियल स्टेटमेंट एक्सपेक्टेड है कि एग्जैक्टली किस धारा तहत, क्योंकि उन पर मल्टीपल केसेस हैं। कुछ केसेस जो हैं उनमें इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के द्वारा बेल मिली है, पर अब देखना होगा कि ये पर्टिकुलर किस पर्टिकुलर धारा में, ये पुराने केस में अरेस्ट किया है रेंजर्स ने और एनएबी ने, जो नेशनल उनका अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है, या कोई नया केस उन पर लगाया गया है। जी, पाकिस्तान की सियासत पर किस तरह से पूरा इसका असर देखते हैं अमृत? दोबारा कहें, दोहराएं। पाकिस्तान की सियासत पर, वहां की पॉलिटिकल सिचुएशन पर इमरान की गिरफ्तारी का असर? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा निखिल आपने। देखिए, अभी वहां पर काफी टर्मोइल है। इमरान खान चाहे जो कहे, ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि इमरान खान खुद काफी डिस्क्रेडिटेड हैं। पीटीआई ये दावा करे कि उन पर तशद्दुद हो रहा है, एक क्रैकडाउन हो रहा है, पर इमरान खान की जो जनरल परसेप्शन है, पीटीआई कार्डर्स को छोड़ दें और इमरान खान के सपोर्टर्स को छोड़ दें, तो ये है कि जब वो प्रधानमंत्री थे उस वक्त वो इकोनॉमी को नहीं संभाल पाए, वो अपने रिलेशंस आर्मी के साथ नहीं संभाल पाए,
जिसकी वजह से उनको जाना पड़ा। और फिर हमने देखा कि कोलिशन गवर्नमेंट बनी, जिसमें जो पीपल्स पार्टी है, जो कि बेसिकली भुट्टो की पार्टी है, जरदारी भुट्टो की पार्टी है, उन्होंने हाथ मिलाया PML नवाज से। नवाज शरीफ खुद लंदन में है, वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए लंदन कह के गए थे, पर उसके बाद वो देश लौटे नहीं। उनके छोटे भाई जो पूर्व मुख्यमंत्री थे पाकिस्तानी पंजाब के, शहबाज शरीफ, जो उनको पार्टी का सरबराह बनाया गया, तो फिर वो प्रधानमंत्री बने। दो राइवल पार्टीज जो एक दूसरे के खिलाफ आज से नहीं, आजादी के वक्त से, इलेक्शन पाकिस्तान की आजादी के वक्त से या उसके कुछ बाद के वक्त से, क्योंकि आजादी पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज तो नहीं थी, मुस्लिम लीग जरूर थी, पर पीपल्स पार्टी थी। तो ये राइवल्स रहे, खास करके पंजाब में और देश भर में भी, तो चारों सूबों में। इवन जो जिसको वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको वो AJK बोलते हैं, पर है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वहां से जो उनके MPs आते हैं, वहां पर जो इलेक्शंस होती हैं, वहां पर भी ये पार्टी वो हैं, एक्टिव है। तो वहां भी इनकी डायरेक्ट राइवलरी थी। तो इमरान को आउट करने के लिए ये पार्टीज ने हाथ मिलाया और सत्ता शेयर की। तो अब और शहबाज शरीफ, उसके बाद शहबाज शरीफ की हुकूमत में भी स्थिति नहीं सुधरी बहुत ज्यादा। इकोनॉमिक डायर स्टेट है। आपको पता है कि कैसे IMF के साथ बेल आउट के लिए पाकिस्तान बिल्कुल दिवालिया की स्थिति में आ गया था, पर वो ब्लेम करते रहे, इमरान खान को ब्लेम करते रहे कि जो फ्लड्स है उसकी वजह से उनको काफी नुकसान हुआ है। जो पहले कोविड की वजह से इकोनॉमी इफेक्ट हुई, फिर यूक्रेन वॉर की वजह से ग्लोबल सप्लाई डिस्ट्रप्शंस। ये बात सही है, ये सब अंतर्राष्ट्रीय फैक्टर्स तो रहे, पर कोई भी हुकूमत इकोनॉमी नहीं संभाल। ऐसा है इन्फ्लेशन का कि आपकी कई आइटम्स में, इंक्लूडिंग फूड आइटम्स में 400% इन्फ्लेशन है। ईद के मौके पे लोगों के पास एक वक्त खाने को नहीं था और ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी, और अभी भी स्थिति ऐसी की तैसी ही है। तो अब जैसी की तैसी ही है। तो ये देखिए एक डिस्क्रेडिटिंग जो हुई है पॉलिटिकल क्लास की, वो अक्रॉस द स्पेक्ट्रम हुई है। तो मुझे नहीं लगता कि अरेस्ट का इस किस्म की कोई बहुत बड़ी लहर जी, यानी कि आप किसी तरह का कोई टर्मोइल कम से कम देश में नहीं देखते हैं कि कोई हिंसा भड़क जाएगी पूरे देश भर में, या कोई इमरान खान के प्रति ऐसा समर्थन निकल पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि जनता स्वयं परेशान है, और जो एक आर्थिक भुखमरी जो आपने बताया कि जिस तरह से जो आर्थिक हालात खराब हैं, उन सब का असर राजनीति पर भी है, और निश्चित तौर पर जो लोग हैं सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के, वो परेशान है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए अमृतपाल। हम आपसे और भी अपडेट बाकी आगे बुलेटिन्स पे लेते रहेंगे। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जो हमारा अगला एजेंडा है वो है यूपी निकाय चुनाव का, जहां पर आज प्रचार का अंतिम दिन है। तो किस तरह से वहां चल रहा है चुनाव प्रचार, इसकी बात करेंगे, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव की सियासत की भी थोड़ी सी बात करेंगे, किस तरह से वार प्रतिवार वहां चल रहा है। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार का आज अंतिम दिन है। सभी दलों ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। यहाँ सभी दलों से मतलब प्रत्याशियों से ज्यादा है, क्योंकि सपा के जो मुखिया हैं वो बहुत प्रचार में मशगूल नहीं दिखते। 2 चरणों में हो रहा है निकाय चुनाव, और पहला चरण 4 तारीख को हुआ था, 11 मई को दूसरा चरण है, 13 तारीख को वोट की काउंटिंग होगी। और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बयान से सियासी हलचल मचा दी थी। अखिलेश ने इन चुनावों के दूसरे दौर में सक्रियता काफी कम दिखाई थी, जिसे लेकर उनसे सवाल पूछे जा रहे थे। पहले दौर के लिए सीएम योगी ने 26 जनसभाएं की थी, तो अखिलेश ने महज 4 सभाओं को संबोधित किया था। तो ये जो डिफरेंस है वो समझने की कोशिश करिएगा। दूसरे चरण के दौरान अखिलेश ने कर्नाटक में प्रचार करना शुरू कर दिया, लेकिन यूपी में प्रचार को तवज्जो नहीं दी। आज जरूर कानपुर में उनकी एक सभा है। अखिलेश ने कहा कि नगर निकाय चुनाव में मेरी रुचि इसलिए नहीं है क्योंकि ये कूड़ा उठाने का चुनाव है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का बयान सामने आया है। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जबरदस्त पलटवार किया है। इसे यूपी के नगरों में रहने वाली 6 करोड़ जनता का अपमान बताया।
सीएम ने कहा कि कूड़ा उठाना उनको यह लगता है कि जैसे उनकी प्रतिष्ठा के विपरीत है। यह अखिलेश यादव के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा। जो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का मुख्यमंत्री रहा हो जो व्यक्ति, उनके द्वारा इस तरह के हल्के शब्दों का इस्तेमाल करना शोभा नहीं देता, ये मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का कहना था। तो अखिलेश यादव के बयान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जबरदस्त पलटवार किया। उन्होंने कहा कि यूपी के नगरों में रहने वाली 6 करोड़ जनता का ये वक्तव्य अपमान है। 17 के पहले की स्थिति क्या थी? हमारे शहर कूड़े के ढेर दिखाई देते थे। किसी भी शहर में जाओ, कूड़े का डंप पड़ा रहता था। यानी शहर की पहचान कूड़े के ढेर से दिखाई देती थी। और आज आपने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का भी बयान पढ़ा होगा। उनका बयान भी ये व्यक्त कहता है, वो कहते हैं नगर निकाय चुनाव में हमारी रुचि इसलिए नहीं है क्योंकि वो कूड़ा उठाने का चुनाव है। यानी कूड़ा उठाना उनको ये लगता है जैसे उनकी प्रतिष्ठा की विपरीत है। एक व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का मुख्यमंत्री रहा हो, उनके द्वारा इस प्रकार के हल्के शब्दों का इस्तेमाल करना, और भाइयों बहनों वह तब जब उत्तर प्रदेश के अंदर 6 करोड़ लोग नगरीय जीवन में निवास करते हैं, नगरीय क्षेत्रों में निवास करते हैं। ये इन 6 करोड़ लोगों का अपमान है। इन मतदाताओं का अपमान करने का प्रयास हो रहा है। ये कूड़ा नहीं, ये सपा बसपा के कचड़े को साफ करने का चुनाव है। उनकी गंदगी को सफाई करने का, उनकी अराजकता और उनकी अवसरवादिता को साफ करने का चुनाव है। निश्चित तौर पर ये जो अखिलेश यादव का बयान था उस पर ये पलटवार आया है योगी आदित्यनाथ का। और आज चुनावों के प्रचार का अंतिम दिन है। हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास सिंह भी जुड़े हुए हैं और उसके साथ ही साथ 3 खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। एसएन सिंह जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसएन सिंह साहब, बहुत स्वागत है आपका। उसके साथ ही साथ फखरुल हसन चांद जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं वो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। और रोशन गौर साहब जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले विकास, आपके साथ शुरुआत करना चाहेंगे और अपडेट चाहेंगे ताज़ा, क्योंकि अब से शायद कुछ घंटों में या 1.5 घंटे में चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। किस तरह से चल रहा है चुनाव प्रचार? और शायद अब ये कहना ठीक नहीं होगा कि सभी दलों ने अपनी ताकत झोंक दी है, क्योंकि दलों के प्रत्याशियों ने ज़रूर अपनी ताकत झोंकी होगी, लेकिन अखिलेश यादव प्रचार करते बहुत ज़्यादा नजर आए नहीं, जिस पर यह सारा बवाल खड़ा हुआ है। जी बिल्कुल निखिल, आप सही कह रहे हैं। चुनाव को लेकर अपनी रणनीति होती है और कोई भी चुनाव कम महत्वपूर्ण नहीं होता है। जनता वोट करती है और ये शहर की सरकार का चुनाव है, ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। ये निर्धारित करता है आपके नगर में किस तरीके की सफाई व्यवस्था होगी, किस तरीके से सौंदर्यीकरण किया जाएगा और किस तरीके से जो आपकी पहचान बनाती है, ये पूरे देश प्रदेश की पहचान बनाती है। तो ये चुनाव अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है और उसमें किस तरीके से इसको जीतने के लिए राजनीतिक दल प्रयास करते हैं। हमने देखा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिस तरीके से शीर्ष नेताओं ने लगातार चुनाव प्रचार किया इसमें, और आज शाम चुनाव प्रचार थम जाएगा और 11 तारीख को 38 जनपदों में दूसरे चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरी ताकत लगाई गई। वहीं अगर समाजवादी पार्टी की बात करते हैं तो उनके मुखिया और अन्य नेताओं उस तरीके से प्रचार नहीं किया। निश्चित रूप से हम देखते हैं कि प्रत्याशी हैं, कई जगहों पर प्रत्याशी लगातार दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वो उनकी प्रतिष्ठा की बात है। लेकिन जो पार्टी होती है, पार्टी में हमने देखा कि कांग्रेस की तरफ से उनके कोई बड़े नेता प्रचार करने नहीं आए, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से उनकी सुप्रीमो प्रचार करने के लिए नहीं निकली, उनके कोऑर्डिनेटर के भरोसे छोड़ दिया इस चुनाव को। वहीं भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करते हैं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री और जो केंद्रीय मंत्री हैं उत्तर प्रदेश से और मंत्री जितने हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, उन लोगों ने भी चुनाव प्रचार को पूरी तरीके से अपनी पूरी ताकत लगाई और इस चुनाव को प्रतिष्ठा का चुनाव बताया। और कहीं ना कहीं लोगों से जुड़े मुद्दे, नगरीय जुड़े मुद्दे, ये सब चुनाव भी अहम होते हैं। इसमें इन सब मुद्दों के साथ साथ कई बड़े मुद्दे भी इन जनपदों में हावी रहे। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि डबल इंजन के साथ अब ट्रिपल इंजन की उसे सरकार बनानी है, शहरों की सरकार बनानी है। अपने आप में शहरों की ये सरकार अत्यंत महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उनसे जुड़े मुद्दों के विकास वहीं स्थानीय पूरे स्तर पर, किए जा जी, सकते हैं। इसलिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण चुनाव है जिनका चुनाव प्रचार आज थम रहा है। जी। बिल्कुल 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 विकास, निश्चित तौर पर यह महत्वपूर्ण है और इसके महत्व से कोई इनकार नहीं कर सकता। फखरुल हसन चांद साहब, जब ये अखिलेश यादव कहते हैं कि ये कूड़ा उठाने का चुनाव है और उन्हें इससे मतलब नहीं है, उसमें उनको रुचि नहीं है, तो किस तरह से देखते हैं इस स्टेटमेंट को? आपको नहीं लगता कि ये इस चुनाव को महत्वहीन बताने से ज़्यादा जनता का अपमान है जो कि योगी आदित्यनाथ ने कहा, या ये उसको यूं समझें कि चुनाव प्रचार में न जाकर वो पहले ही वॉकओवर दे रहे हैं? आप लगता है कि आप लोग सिर्फ भाजपा को कवर करते हैं, समाजवादी पार्टी को कवर नहीं करते। आदरणीय अखिलेश यादव जी कल रोड शो कर रहे थे, शायद आपने देखा नहीं। आज कानपुर में है, शायद आपको पता नहीं। नहीं, मैंने बताया, मैंने ये दोनों बातें बताई हैं। जी, सुन तो लीजिए। अब आप अगर सवाल पूछते तो जवाब ले लीजिए। नहीं, आपने आरोप लगाने के साथ शुरुआत की, इसलिए जब आप मेरे ऊपर आरोप लगाएंगे तो मैं तो कहूंगा ही, जो सारी बातें आई है सामने वही मैं आपसे रखूंगा, वही आपसे सवाल पूछूंगा। और आपको बुलाया भी इसीलिए है, आपको चांद साहब आपको बुलाया भी इसीलिए है कि आप अपनी बात रख सकें। जारी रखिए। हाँ, तो मेरा जवाब ले लीजिए, आप जवाब ले लीजिए, हम सुन रहे थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकाय चुनाव में मुद्दों की राजनीति कहां कर रही थी? आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक सवाल के जवाब में इस बात को कहा था कि ये कूड़ा उठाने वाला जो चुनाव है, और भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में उन मुद्दों के साथ कहां चुनाव लड़ रही है जो स्थानीय निकाय चुनाव के होता है। जिन मुद्दों पे सड़क का, खड़ंजा का, नाली और नाले का, आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार के मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी वो प्रचार में आए हैं, किस जगह जाने के बाद उन्होंने नाले और नालियों की बात की, सड़क और पानी की बात की। हम लखनऊ की बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी है, यहाँ से सांसद है आदरणीय राजनाथ जी, जो इस देश के रक्षा मंत्री जी भी, कहाँ वो प्रचार में आए उत्तर प्रदेश में, जो राजधानी से सांसद थे, उनको प्रचार में आना चाहिए था। लेकिन क्योंकि वो जो डबल इंजन की बात हो रही है, ट्रिपल इंजन की बात हो रही है, वो इंजन आपस में टकरा रहे हैं। क्योंकि राजनाथ जी लगातार खुले मंच पे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जो मंच पे थे, लगातार अपनी शिकायत दर्ज कराते रहे आउटर रिंग रोड को लेके कि वो मेरा सपना है, मुख्यमंत्री जी चाहेंगे तो पूरा हो जाएगा। लेकिन खैर, माननीय राजनाथ जी का वो सपना नहीं पूरा हो रहा है क्योंकि इंजन आपस में टकरा रहे हैं। आप लोग डिबेट को डिरेल करने में बहुत माहिर है चांद साहब। मतलब मैं सवाल क्या पूछ रहा हूँ, आप जवाब क्या दे रहे हैं? ये और जो सवाल दरअसल वो पूछा गया है, आप घूम फिर कर उन पर आ गए कि जी उनमें नहीं पट रही है। 26 वर्सेस 4 का आंकड़ा है सभाओं का, अगर बात करें पहले दौर की, और आप कह रहे हैं कि जी आपके नेता लगातार। और दूसरी बात, जहां तक सवाल है बिजली के उसके, जो आप सड़क नगर निकाय के जो स्थानीय मुद्दे हैं और सड़क के, खड़ंजे के, नाली के, वो आप लोग स्वतंत्र है ना उठाने के लिए। यही तो सवाल उठाया जा रहा है कि आप ये सवाल क्यों नहीं उठा रहे हैं? निखिल जी, लगातार समाजवादी पार्टी इस सवाल को उठा रही है। हम तो भारतीय जनता पार्टी से पूछ रहे हैं कि पिछले स्थानीय निकाय चुनाव में 15 नगर निगम थे, 15 में 13 भारतीय जनता पार्टी के पास थे। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी की? उन 13 जीतों में से आपने 11 को बदल दिया, और क्यों बदल दिया ये भारतीय जनता पार्टी नहीं बताती। वो असफल थे, वो काम नहीं कर रहे थे, वो भ्रष्टाचारी थे। क्या आखिर मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी की? आपको चेहरे बदल देने पड़ते, क्यों? क्योंकि आपने काम नहीं किया, आपने सफाई नहीं कराई। इसका जवाब ले लेते हैं, इसका जवाब एसएल सिंह से ले लेते हैं। हालांकि मैं इस बीच में कहीं भी नहीं हूं, लेकिन वो इस बात का जवाब ले। जी चलिए आप ही दीजिए जवाब। देखिए, साहब भाई अच्छी बात कह रहे थे कि क्या जरूरत थी मुलायम सिंह जी, कोई भ्रष्टाचारी थोड़े न थे कि मुलायम सिंह भ्रष्टाचार के नाते अखिलेश जी को सत्ता सौंपे हों। वो तो एक शीर्ष नेतृत्व तय करता है, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग भ्रष्टाचार का कार्य करते हैं, इस नाते मुलायम सिंह जी को भ्रष्टाचारी कहते हैं, इस नाते अखिलेश जी को कुर्सी देते हैं। अब आ जाए बिजली, पानी, सड़क सुरक्षा, आवास विकास की बात जो भारतीय जनता पार्टी ने किया, बुनियादी ढांचे में विकास करने का कार्य जो सर्वाधिक, मैं तो कह रहा हूं 100% नहीं, लेकिन सर्वाधिक अगर बिजली देने का कार्य किसी सरकार में हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। हर घर जल नल योजना देने का कार्य हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। इज्जत घर देने का कार्य हो रहा है। और मैं तो कह रहा हूं ये चुनाव तो काशी में भी हो रहा है फखरुल भाई साहब, और ये चुनाव प्रयागराज के कूड़े सफाई का भी हो रहा है, जहां बड़े बड़े ऐसे अराजकता के पहाड़ खड़े हो गए थे, उसको भी सफाई करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। अगर हम काशी कॉरिडोर बना रहे हैं, अयोध्या को खूबसूरत बना रहे हैं, मथुरा को बना रहे हैं, तो दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि ये सारे कूड़े जो प्रयागराज के कूड़े थे, जो अयोध्या के कूड़े थे, जो मथुरा के कूड़े थे, वो तो सब इनके इकट्ठे किए हुए हैं। जब हम उस पर विधि सम्मत, कानून सम्मत कार्रवाई करके उन कूड़ों को हटा रहे हैं, तो
निश्चित तौर पे दर्द हो रहा, और जब दर्द वो नहीं बयां कर पा रहे निखिल जी, तो ऐसी बात कहते हैं। क्योंकि मैं पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक अगर विकास के कार्य गिनाने लगूंगा तो आप देख लीजिए, इस समय गोरखपुर में जो है खाद का कारखाना लग गया, वाराणसी में अमूल की फैक्ट्री लग गई, कानपुर में मेट्रो, आगरा में मेट्रो, कहीं अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर, मेरठ में रैपिड। अखिलेश यादव की निष्क्रियता जो रही अपेक्षाकृत, वो क्योंकि विधानसभा चुनाव में धुआंधार प्रचार, लोकसभा चुनाव में धुआंधार प्रचार, यहाँ पर आप देख रहे हैं ना 26 के मुकाबले 4। निखिल जी होता क्या है, निखिल जी 10 सेकंड, निखिल जी होता क्या है, निखिल जी जितने राजकुमार होते हैं निखिल जी, उनमें निष्क्रियता पाई जाती है, राजकुमारों में निखिल जी निष्क्रियता पाई जाती है। 10 सेकंड दीजिए। होता क्या है कि राजकुमार तो चांदी की चम्मच, सोने के कटोरा लेकर पैदा रहते हैं, तो जनता के बीच में नहीं जाते। आदरणीय प्रधानमंत्री जी प्रयागराज में कुंभ के समय में भी जो कूड़ा उठाते हैं, उनका भी पैर धुल के और सर पे लगा के एक सम्मान देने का कार्य करते हैं। तो जब आप ऐसे कार्य नहीं करेंगे और अपने सरकारों में कूड़ा इकट्ठा करेंगे तो आपको वही दिखाई देगा। मुझे लगता है जो नेत्र दोष है उसको बदलिए, और भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास किया है, हम तो विकास के नारे पर जा रहे हैं। हमारी ताकत, हमारा विकास, इस नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव में उतरी है, लेकिन हम उसका भी सफाई कर रहे हैं, हम उसका हिसाब किताब कर रहे हैं। ऐसे लोग जो हत्या, अपहरण, गोकशी, तमाम बड़ी घटनाओं को अंजाम देते थे, उनके भी सफाई का कार्य कर रहे हैं। इस नाते निखिल जी इनको दर्द हो रहा है, क्योंकि अगर रिश्ते नाते किसी से रहते हैं, उस पर कार्रवाई होती है तो दर्द होता है, और होना भी चाहिए, क्योंकि हम जनता के प्रति जवाबदेह हैं, समाजवादी पार्टी के प्रति। ठीक है, रोशन गौर जी को जोड़ते हैं। रोशन गौर जी, आपको लगता है कि किसी भी चुनाव को, क्योंकि अभी आपको याद होगा पिछले दिनों मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से आया था कि नॉर्थ ईस्ट में तो बहुत ज्यादा सीटें हैं नहीं, तो वहां के चुनाव जो है उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इसी तरह का बयान कुछ आया है कि ये जो कूड़ा उठाने का चुनाव है, इसलिए उसमें मेरी रुचि नहीं है, और जो रुचि नहीं है वो साफ साफ दिखती है, उसको कितना भी डिफेंड किया जाए। आपको लगता है कि ये किसी भी चुनाव को छोटा बड़ा बताना, कम महत्वपूर्ण बताना, महत्वहीन बताना, ये जनता का अपमान है? देखिए, जनता का अपमान तो है ही, क्योंकि हमारी जो संविधान है उसमें एक व्यवस्था है कि आपको चुनाव लड़ने हैं, और हमारा त्रिस्तरीय जो व्यवस्था है कि आपको लोकसभा, विधानसभा और फिर आपको स्थानीय निकायों के चुनाव करने। तो ये चुनाव जनता का होता है, और जनता अपने मन से, अपनी इच्छा से अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, और उन प्रतिनिधियों का काम होता है कि वो अपनी जनता की सेवा करे। तो जनता और प्रतिनिधियों का, अभी इसमें जैसे पहले स्थानीय जो चुनाव होते थे उसमें पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव नहीं लड़ती थी, इंडिविजुअल चुनाव लड़ते थे, लेकिन अब पॉलिटिकल पार्टियां अपने बैनर से, अपने जो उनके चुनाव चिन्ह है उससे चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये अच्छी बात है कि राजनीतिक दल सीधे तौर पर, प्रत्यक्ष तौर पर जनता के पास आ रहे हैं। और जैसे बीजेपी ने कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार, तो मुझे लगता है जो अभी आप बात कर रहे थे अखिलेश यादव जी की, शायद वो इसलिए रुचि नहीं ले रहे होंगे कि 2017 में भी उनको कुछ नहीं मिला था, और उसके बाद जो विधानसभा चुनाव हुए अभी पीछे, उसमें भी समाजवादी पार्टी को बहुत ज़्यादा वोट नहीं मिले हैं, सीटें नहीं मिली हैं। तो शायद उनका कहीं मन से शायद वो ये अपने आप को तैयार कर रहे होंगे कि मुझे वोट नहीं मिलेंगे, तो इसलिए पहले ही इस चुनाव प्रचार से थोड़ा सा दूर हो जाएं, ताकि हम बाद में कह सकें। आपको लगता है हाँ, कि जो एक कि कहीं ना कहीं निराशा इसमें झलक रही है, और शायद यही कारण रहा बसपा का भी। और कांग्रेस ने तो इस चुनाव को सीरियसली लिया ही नहीं, तो बसपा प्रमुख उत्तर प्रदेश में होते हुए उन्होंने चुनाव प्रचार नहीं किया। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से बीजेपी हर चुनाव को, छोटे से छोटा चुनाव और बड़े से बड़े चुनाव में पूरी ताकत से लग जाती है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो मुझे लगता है कि लगभग 60 सभाएं और जो छोटे मोटे जो रैलियां कर चुके हैं, तो एक मुख्यमंत्री का इस तरह से कर्नाटक में भी जाना और अपने स्थानीय चुनाव में भी लड़ना, ये मुझे लगता है कि जो सीरियसनेस है चुनाव लड़ने की, और इसी सीरियसनेस से चुनाव जीते जाते हैं। अगर आप इस तरह का बयानबाजी करते हैं तो जनता का भी कहीं ना कहीं मोह भंग होता है। जी जी जी, चांद साहब, ये बात निकल कर आ रही है कि सीरियसनेस नहीं है और निराशा जैसी बात रही। एक बात और उठाई कि कर्नाटक के चुनावों में आपने देखा कि अखिलेश यादव 5 तारीख के बाद से कर्नाटक में प्रचार करने चले गए, यूपी को तवज्जो नहीं दिया उन्होंने, क्या वजह है? देखिए, 2024 का लोकसभा चुनाव करीब है। आदरणीय अखिलेश यादव जी लगातार समान विचारधारा वाले दलों को एक साथ एक मंच पे लाने का प्रयास कर रहे हैं, और समाजवादी पार्टी अगर कर्नाटक में चुनाव लड़ती है तो उसका प्रचार कौन करेगा? आदरणीय अखिलेश यादव जी तो करेंगे। अगर वहां पे प्रत्याशी हैं तो उनके लिए प्रचार कौन करेगा? तो अगर वो कर्नाटक चले गए तो उत्तर प्रदेश के चुनाव को हमने इग्नोर कर दिया, हम गंभीरता से नहीं ले रहे। अरे भैया, कल भी प्रचार में थे, सड़क पे थे, आज भी प्रचार में है। आप कैसे चाहते हैं? हमारे पास एक चेहरा है,
जिसके पीछे समाजवादी खड़े होकर और उत्तर प्रदेश और देश की जनता खड़े होकर चुनाव लड़ रही है। आपके पास कई चेहरे हो सकते हैं, मुख्यमंत्री जी भी हैं, लेकिन आपके दूसरे चेहरे अगर वो प्रचार में नहीं आए तो वो सवाल नहीं है, वो मुद्दा नहीं है। लेकिन अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी वो कर्नाटक में प्रचार करने चले गए, यूपी के चुनाव को बाद में आके वो कवर कर रहे हैं। नहीं, ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि देखिए कर्नाटक में उनकी सरकार स्टेक पे नहीं है, यूपी उनका बेस है और कर्नाटक में वो दूसरे दलों के साथ सॉलिडारिटी जताने के लिए गए हैं। लेकिन यहां पर जहां पर उनके प्रत्याशी पूरे दमखम के साथ लड़ रहे हैं वहां पर वो उनके साथ नहीं खड़े हो रहे हैं, तो सवाल इसलिए उठ रहा है। नहीं, देखिए हमारे पास तो यहाँ संगठन है, हमारे पास लीडर हैं जो पूरे हर जिले में है, हर वार्ड में है, तो वो अपना चुनाव लड़ रहे हैं। और आदरणीय अखिलेश यादव जी जहां भी उनको समय मिला वहां गए। और कर्नाटक में समाजवादी पार्टी अगर अपना विस्तार कर रही है, पार्टी अगर देश में उत्तर प्रदेश के बाहर अपने संगठन का विस्तार कर रही है, अपनी पार्टी का विस्तार कर रही है, तो हम समझते हैं इससे भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत होगी, लेकिन हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए इस पर जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं एसएन सिंह जी। समान विचारधारा वाले निखिल जी, चाँद जी ने बहुत अच्छी बात कही जी। मैं तो सोच रहा हूँ जो सवाल आप पूछते, चाँद जी ने स्वतः उस बात को स्वीकारा, बहुत अच्छी बात। चाँद जी ने कहा हमारे पास एक चेहरा है, क्योंकि जब मुलायम सिंह थे उस समय जनेश्वर मिश्रा जी भी थे, उस समय रेवती रमन सिंह जी भी थे और उस समय वर्मा जी भी थे। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार करते थे। लेकिन जब ये सिमटती हुई समाजवाद एक परिवारवाद में सिमट गई और परिवारवाद बिल्कुल एकाकीवाद हो गया और उस पर आधिपत्य अखिलेश यादव जी का हो गया, तो सिर्फ एक चेहरा रह गया। जब एक चेहरा रह जाएगा और वो भी अहंकारी चेहरा रहेगा जो जनता को छोटा बड़े पैमाने से नापेगा, तो ऐसे चीज होंगे। आप विधानसभा के भी चुनाव में देख लीजिए, अगर वो किसी दूसरे से प्रचार कराए तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो जनता के बीच में रहते हैं, जो अंत्योदय की परिकल्पना को पूरा करते हैं, जो हम गांव गरीब की खुशहाली के लिए जनता के लिए कार्य किए रहते हैं, उसको लेकर हम जनता के बीच में जाते हैं। कर्नाटक में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी जाते हैं, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाते हैं, आदरणीय गृह मंत्री जाते हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी जाते हैं और 50 बड़े जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय परिपक्ष के नेता है वो वहां पे डेरा डाल के रहते हैं। क्योंकि आपने सही कहा, भारतीय जनता पार्टी किसी चुनाव को बड़ा छोटा नहीं लेती है, जनता जनार्दन होती है। हम जनता के बीच में जाते हैं, शीश नवाते हैं और उनका आशीर्वाद पाते हैं। लेकिन कुछ लोग इतने अहंकारी होते हैं, वो पहले ही लिस्ट बनाने लगेंगे, वो घर जलाने की बात करेंगे, सरकार में आने के बाद सबक सिखाने की बात करेंगे। इस नाते उनकी ये हालत हुई है। और हम देखिए, हम फ्लाईओवर बना रहे हैं, हम पीएम आवास दे रहे हैं, हम आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं, हम स्वनिधि जैसे सरकारी योजना ले आ रहे हैं, हर घर जल नल योजना ले आ रहे हैं, बिजली पानी सड़क सुरक्षा का कार्य कर रहे हैं और डोर टू डोर जाकर जनता के बीच में हम अनुनय भी नहीं कर रहे हैं। हम विश्वास, विकास और प्रयास की राजनीति कर रहे हैं, विश्वास और भरोसा दिला रहे हैं कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है वहां बहुत सारे विकास के कार्य हुए। ट्रिपल इंजन की सरकार बनाइए और भी ज्यादा विकास होंगे। ये अंतर है एक विकास। हमारे पास दरअसल समय बहुत कम रह गया है, समेटना है इस पूरी चर्चा को। विकास के पास एक बार जाएंगे। विकास, बहुत संक्षेप में बताइएगा कि दोनों दलों ने क्या प्रमुख मुद्दे उठाए और खासतौर पर जनता के नजदीक कौन से मुद्दे रहे हैं इस निकाय चुनाव में, अब जब चूंकि चुनाव प्रचार खत्म होने को है। जी बिल्कुल निखिल, इसके साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आमतौर पे देखा गया है कि उत्तर प्रदेश में शहरों में भारतीय जनता पार्टी का वोट ज़्यादा माना जाता है। और इससे पहले 2017 के नगर निकाय चुनाव की बात करते हैं तो उसमें भी मेयर सीट में लगभग 2 सीटों को छोड़कर सभी पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हुआ था। कहीं ना कहीं ये एक बड़ा कारण हो सकता है विपक्ष की पार्टियों को कि ज़्यादा सीरियस न लेने का, क्योंकि शहर के जो वोटर होते हैं काफ़ी ज़्यादा सजग होते हैं, काफ़ी ज़्यादा जानकार होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, तो तमाम जातीय मुद्दे या विभिन्न मुद्दों पर वो भटकते नहीं है, सीधे विकास की बात करते हैं। और जब बात होती है डबल इंजन की बात होती है तो तमाम सारे ऐसे काम होते हैं जो विकास कार्य होते हैं वो तेज गति से होते हैं नगरीय क्षेत्र में। तो ये एक बड़ा कारण है। हमने देखा लोगों के पास गए तो सबसे बड़ी बात थी कूड़े की साफ सफाई को लेकर। जी विकास, आपने महत्वपूर्ण बात कूड़े की साफ सफाई है और जल भराव है, इन सब मुद्दों को लेकर काफी ज्यादा जी आपने महत्वपूर्ण बात कर दी। चलते चलते रोशन गौड़ जी, आपको लगता है कि जो इस तरह के मुद्दे हैं जिसमें कहीं ना कहीं जनता आहत महसूस होती हो, जिस तरह का ये बयान आया, क्या ये एक चुनाव का एजेंडा बन सकता है? आपको लगता है जनता इस पर वोट दे सकती है? संक्षेप में दीजिएगा। देखिए, जनता का मूड तो हमेशा जो नेता लोग क्या बोल रहे हैं, क्या उनकी बातें हैं,
क्या उनके बयानबाजी है उनसे जरूर ये प्रभावित होता है। छोटे छोटे बयानबाजी चुनाव को बदल देते हैं। जैसे कर्नाटक में आपने देखा कि जब विशाला सांप की बात हुई तो चुनाव का सीन ही बदल गया। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी जो आपने बात कही कि जनता इसको मन से लेती है और चुनाव रातों रात इसमें बदल जाते हैं। तो इस तरह के बयानबाजी से मुझे लगता है कि नेताओं को बचना चाहिए। चलिए, बिल्कुल बयानबाजी से इस तरह से नेताओं को बचना चाहिए जहां पर जनता को सीधे अगर ऐसा ना लगता हो कि ये उनका अपमान है। फिलहाल बहुत शुक्रिया विकास आपका, रोशन गौड़ जी आपका, फखरुल हसन चांद जी आपका और एसएन सिंह जी आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जोड़ने के लिए। और अब बात करेंगे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर दोहरा मापदंड क्यों। बात कर रहे हैं द केरला स्टोरी की, जहां पर कुछ राज्य इसको टैक्स फ्री कर रहे हैं तो वहीं कुछ जगहों पर इसको स्क्रीन नहीं करने दिया जा रहा है और कुछ जगहों पर तो इसे बैन कर दिया गया है। द केरला स्टोरी को लेकर देश भर में राजनीति जारी है। फिल्म को लेकर राजनीति दो खेमों में बढ़ चुकी है। मध्य प्रदेश के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी फिल्म द केरला स्टोरी टैक्स फ्री की जाएगी। सीएम योगी ने घोषणा कर दी है। योगी अब अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ स्पेशल स्क्रीनिंग के जरिए द केरला स्टोरी फिल्म को देखेंगे। वहीं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार ने तत्काल प्रभाव से फिल्म पर बैन लगा दिया है। इससे जुड़ी अधिसूचना जारी की गई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य में नफरत और हिंसा की घटनाओं से बचने के लिए द केरला स्टोरी पर बैन लगाया जा रहा है। ममता सरकार के इस फैसले को फिल्म के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने फैसले को राजनीति से प्रेरित बताया। इस बीच तमिलनाडु के बाद अब तेलंगाना में थिएटर से फिल्म द केरला स्टोरी को हटा दिया गया है। तमिलनाडु थिएटर ओनर्स एसोसिएशन ने कम कलेक्शन होने और राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने को इसका प्रमुख कारण बताया। तमिलनाडु थिएटर ओनर्स एसोसिएशन की ओर से कहा गया कि हम अपने थिएटर्स को बचाए रखना चाहते हैं। एक खबर यह भी सामने आई है कि फिल्म के एक क्रू मेंबर को अनजान नंबर से धमकी भरे मैसेज भेजे गए हैं। फिल्म के डायरेक्टर ने यह भी पुष्टि की कि फिल्म के 2 क्रू मेंबर्स को धमकी भरे मैसेज मिले हैं। तो फिल्म के डायरेक्टर ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है। सवाल यह है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर दोहरा मापदंड क्यों। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर विपक्ष को याद आई थी फ्रीडम ऑफ स्पीच। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर बैन के खिलाफ कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों के नेताओं ने अपना गुस्सा जताया था। तो यह दोहरा मापदंड क्यों है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा था कि सच कभी छिपता नहीं है, सत्य सत्य होता है, यह बाहर आ जाता है। तो फिर यह सच छिपाने की कोशिश क्यों की जा रही है। वहीं टीएमसी नेता महुआ मित्रा ने ट्विटर पर बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का लिंक शेयर करते हुए लिखा कि हमें क्या देखना है ये हम तय करेंगे। ये बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की बात हो रही है। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि देश में 2014 के बाद से अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला किया जा रहा है। 2015 में पॉर्न साइट्स पर प्रतिबंध लगाने पर राहुल गांधी ने तल्ख बयान दिया था और कहा था कि सरकार इंटरनेट पर पाबंदी लगाना चाहती है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने पठान फिल्म के विवाद पर कहा था कि पठान कोई अन्य हिंदी फिल्म नहीं है, यह भारत के लिए लड़ाई है। तो जब ये फिल्में भारत के लिए लड़ाई हो जाती हैं और पॉर्न पर अगर बैन लगाने को इंटरनेट की आजादी पर बैन कहा जाता है, पठान फिल्म को लेकर के अगर बैन जैसी कोई सामने बात आती है, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री अगर बैन होती है, तो उस पर अगर इस तरह के बयान आते हैं और कहा जाता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में है, तो आखिर ये दोहरा मापदंड क्यों, ये सवाल जरूर उठेगा। और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने इस फिल्म को अब टैक्स फ्री कर दिया है। ममता सरकार के फिल्म पर बैन के फैसले को फिल्म के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने फैसले को राजनीति से प्रेरित बताया। कोलकाता में 4 दिन फिल्म कोई हंगामा नहीं हुई, कोई लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं। अचानक दीदी को लग गया कि लॉ एंड ऑर्डर इशू हो सकता है। आप बताइए, महुआ मित्रा जी, ममता बनर्जी जी, दे आर द चैंपियंस ऑफ फ्री स्पीच, दे आर द चैंपियन ऑफ ह्यूमन राइट। ममता दीदी पद्मावत जब रिलीज होने के लिए रोक दिया गया था, ममता दीदी वन ऑफ द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर पॉलिटिशियन हु स्टूड बाय पद्मावत की सपोर्ट में। अभी बीबीसी का एक
डॉक्यूमेंट्री को लेके प्रॉब्लम हुआ, महुआ मोहित्र जी सबसे ज्यादा वोकल थे। तो पता नहीं मेरे साथ क्या दुश्मनी हुई, मेरी फिल्म के साथ क्या दुश्मनी हुई कि उन्होंने लगा कि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, जहां की लॉ एंड ऑर्डर का कोई इशू ही नहीं था। और भाजपा नेता तरुण चुग का कहना है कि ममता बनर्जी हर एक राष्ट्रीय कार्य में बाधा डालती हैं। ममता बनर्जी आधुनिक भारत की एक नई जिन्ना का अवतार हैं, जिन्हें देश की तरक्की, देश की हर बात पर ऐतराज है। ये तरुण चुग का कहना है। फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करने वाले लोग आज सच के दृश्यम से क्यों भाग रहे हैं? केरल स्टोरी तो हर घर में दिखाई जानी चाहिए। क्या भारत को अब आईएसआईएस की ह्यूमन सप्लाई चेन का हिस्सा बन के रहना है कि उसको तोड़ना है? क्या हम ह्यूमन बम सप्लाई करने की चेन और ह्यूमन बम्स के लिए वुमेन स्लेव सप्लाई करने के लिए जमीन उपलब्ध कराएं कि उस बीमारी को रोकना है? ये एक संक्रमण है, इन्फेक्शन है, ये बीमारी है। इस बीमारी की दवा करने की जरूरत है, ना कि इस बीमारी को दबाने की जरूरत है। ममता बनर्जी हर एक राष्ट्रीय कार्य में बाधा डालती है। आज के भारत में ममता बनर्जी एक आधुनिक भारत की नई जिन्ना का अवतार हैं, जिन्हें देश की तरक्की, देश की हर बात पर इतराज है। तो आपने सुना कि बीजेपी कितनी मुखर है इस बात को लेकर के, कितनी आहत है इस फिल्म पर बैन लगाए जाने पर। और सुदीप्तो सेन ने भी कहा है कि ये निश्चित तौर पर राजनीति से प्रेरित है। हमारे साथ हमारे दो संवाददाता कोलकाता पश्चिम बंगाल से प्रसेनजीत और चेन्नई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं दरअसल रितेश। रितेश, अगर आपके पास पहले आए और जानना चाहें कि क्या स्टेटस है फिलहाल, क्या फिल्में वहां पर स्क्रीन करने के लिए दिया जा रहा है उनको या नहीं? निखिल भाई, मैं बताना चाहूंगा कि कल भी हमारी बातचीत हुई थी, तो मैंने बताया था कि फिल्मों को अब यहां से स्क्रीन से उतार लिया गया। ये जो केरला स्टोरी है, इसे स्क्रीन से उतार लिया गया है। और फ्राइडे और सैटरडे ही ये फिल्म चली थी जी अपने कुछ थिएटर्स में, वो भी सभी थिएटर्स में ये फिल्म लगी ही नहीं थी जी। तो क्या दर्शकों की तरफ से या किसी की तरफ से जी, दर्शकों की तरफ से या किसी की तरफ से इसमें कोई रिएक्शन? क्योंकि लोग फिल्म जो देखना चाहते हैं ये उनके साथ में तो कम से कम मैंने जहां लोगों से बातचीत की है, जो लोग हिंदी भाषी लोग हैं, हिंदी फिल्मों के प्रति रुचि रखते हैं, मैंने जितने लोगों से बात की उनका यह कहना था कि अगर थिएटर में फिल्म न लगे तो उन्हें देखने को नहीं मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। अब ओटीटी और ऑनलाइन कई ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां पे फिल्में आ जाती हैं, तो उनके लिए ये कोई बड़ा विषय नहीं है। हाँ, एक चीज है कि छुट्टियों के समय, जैसे वीकेंड होता था, सैटरडे संडे का टाइम होता था, जब ये लोग परिवार के साथ बाहर निकलते थे फिल्में देखने के लिए, वो एक समय होता है, तो उसमें अब जो है हिंदी फिल्म देखने का, ये फिल्म देखने का उनको मौका नहीं मिलेगा। लेकिन ये नहीं है कि उनको रोक दिया गया है इस फिल्म देखने से। उन्होंने कहा कि हमें ये फिल्म देखने से कोई रोक नहीं सकता, हम ओटीटी प्लेटफॉर्म पर या सब्सक्राइब करके इस फिल्म को देख सकते हैं, तो हमें इसे फिल्म को देखने से रोक नहीं सकता। वहीं मैंने कुछ फिल्म फर्टिनिटी के लोगों से बात की, यहाँ तमिलनाडु फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से जब मैंने बात की, तो उनका यह कहना था कि देखिए, फिल्म के प्रति उनका कोई दोहरा नजरिया नहीं है। वो हर फिल्म को चाहते हैं, जो भी हो, चाहे वो किसी भी भाषा की हो, तमिल हो, तेलुगु हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, वो चाहते हैं कि हर फिल्म जो है फिल्म थिएटर में लगे और अच्छा कमाई हो, क्योंकि इससे उन्हीं की फर्टिनिटी को फायदा होता है। और अगर नहीं लगती है तो उनकी फर्टिनिटी को इसका नुकसान भुगतना पड़ता है। तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसे नीति किसी भी फिल्म के साथ हो, उसको बैन किया जाए या उसको लगने ना दिया जाए। हाँ, उनमें से कुछ लोगों ने ये चिंता जरूर जाहिर की थी कि कुछ लोग इस फिल्म के विपक्ष में आकर के, मुखर होकर के उन लोगों ने कहा था कि अगर ये फिल्म किसी थिएटर में लगती है तो थिएटर को नुकसान पहुंचाएंगे, स्क्रीन तोड़ देंगे। तो ऐसी बातें जो है लोगों को और फिल्म थिएटर्स ओनर्स को, फिल्म फर्टिनिटी के लोगों को, सबको थोड़ा भयभीत करती हैं। और सबसे बड़ी बात है ये डराने वाली बात है। जी, डराने वाली बात है। भय ही एक ऐसा कारण है, भय के कारण ही यहाँ पे
फिल्में थिएटर्स में नहीं लगी और 2 दिनों के बाद उसे उतार लिया गया। जी रितेश, उस भय को हम समझ पा रहे हैं, और जो थिएटर ओनर्स जब ये कहते हैं कि स्क्रीन ना तोड़ दी जाए तो उनका भय अपने आप समझ में आता है। हमारे साथ में प्रसेनजीत भी बने हुए हैं। प्रसेनजीत जी, आपको नहीं लगता है कि ये जो पश्चिम बंगाल में बैन लगाया गया है, अभी आपने सुना फिल्म के डायरेक्टर को, वो कह रहे हैं कि 4 दिन तक लगातार अच्छी धुआंधार फिल्म चल रही थी, कोई लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं था, फिर फिल्म को उतार दिया गया। वो कहते हैं कि पद्मावत के ऊपर जब इस तरह के प्रश्न लगाए गए थे तो सबसे आगे ममता बनर्जी खड़ी थी, महुआ मित्रा खड़ी हुई थी, और आज ये इस फिल्म के विरोध में खड़े हुए हैं। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को ये कहते थे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन है। अब ये हनन की बात कहाँ चली गई? नहीं निखिल, ये तो इस तरह की दोहरा मापदंड, या जिसको अंग्रेजी में डाइकोटोमी ऑफ आइडियोलॉजी या कुछ भी कहे, ये तो बंगाल से हम पिछले 40 साल से देखता आ रहा हूँ। इसमें कोई नई बात नहीं है। कहानी यह है कि मैं आपको एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दे दूं और पूरे देश के दर्शकों को लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आज देश की जो गृह मंत्री है वो कोलकाता में है, सबको पता है, अमित शाह जी, और शाम को 5 बजे वो यहाँ पे एक ऑडिटोरियम में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जन्म जयंती की जो एक प्रोग्राम है वहाँ पे हाजिर रहेंगे। वहाँ पे कुछ ऐसे आर्टिस्ट है जो पूरे दुनिया में माने हुए डांस मास्टरों है, तनुश्री शंकर, उनका टीम का एक प्रोग्राम है। बंगाल फिल्म इंडस्ट्री की एकदम 1 नंबर हीरोइन जैसे वेटरन जो ऋतुपर्णा सेनगुप्ता, उनका प्रोग्राम है। ये सब कुछ है और कई सारे लोग वहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं और आर्टिस्ट है। ममता बनर्जी के इर्द गिर्द घूमने वाले लोग आज सोशल मीडिया में इन सारे आर्टिस्टों को बॉयकॉट बोल के एक मुहिम चलाना शुरू कर दिया है। आप मुझे बताइए, जो लोग पठान के बारे में आपने उदाहरण दे रहे थे, जो लोग पठान के बारे में कह रहे थे, जो लोग पद्मावत के बारे में कह रहे थे, जो लोग कह रहे थे कि गुलाम अली को अगर दुनिया में और देश में किसी जगह पे ना गाना गाया दिया जाए तो उनको कोलकाता में हम गवाएंगे जी, तो इनको अभी सोशल मीडिया में ये बॉयकॉट का कॉल देना पड़ा कि जिन लोगों ने किसी एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन पार्टी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोग्राम में जहां पे अमित शाह रहेंगे, इस गुनाह पर इन लोगों के ऊपर बॉयकॉट चलाया जा रहा है। अब समझ ही सकते हैं कि ये जो वामपंथियों ने और ममता बनर्जी ने जो दोहरा मापदंड, जिस तरह से यहां से लोगों को जेएनयू भेजा जाता है और वहां पे इस तरह की जो जिसको कहते हैं कि ब्रेन वॉशिंग होता है, ये जारी है बंगाल में। हो सकता है कि सुदीप्तो सेन नाम के साथ इन लोगों को कुछ चिड़चिड़ापन है, क्योंकि आप जानते हैं सुदीप्तो सेन पहले भी बंगाल में किसी दूसरे इसी नाम के किसी दूसरे व्यक्ति में कुछ ममता बनर्जी को कुछ फंसाए थे। तो अब हो सकता है इसी सुदीप्तो सेन के बारे में उनको, लेकिन ये दोहरा मापदंड है पूरी तरह से, और इन लोगों ने इसी तरह से राजनीति चला के आए हैं। जी बिल्कुल, और ये जनता जो है वो इसको बहुत बारीकी से, बहुत करीबी से इसको देख रही है और समझ भी रही है। फिलहाल आप दोनों का, रितेश आपका चेन्नई से हमारे साथ जुड़ने के लिए और कोलकाता से हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रसेनजीत आपका भी बहुत शुक्रिया। और अब बात करेंगे नए बंगले पर आखिर क्यों चुप हैं अरविंद केजरीवाल। आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल के नए बंगले को लेकर नित्य नए रोज कुछ ना कुछ खुलासे होते रहते हैं। उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल जो हर मुद्दे पर बोलते हैं, वो इस मुद्दे को लेकर के लगातार उनकी चुप्पी जो है वो टूट नहीं रही है। कांग्रेस ने बंगले की लागत को 45 करोड़ से बढ़ाकर 171 करोड़ बता दिया। उन्होंने बताया कि किस तरह से इसकी लागत को खेल गांव में जो फ्लैट्स खरीदे गए उसमें भी उसको जोड़ा जाना चाहिए। अब जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली के उपराज्यपाल को एक और पत्र लिखा है। सुकेश ने इस पत्र में लिखा है कि अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास को सजाने के लिए की गई खरीदारी जो है वो उनके द्वारा कराई गई थी और इस पे जांच की मांग की है। सुकेश का दावा है कि उसने सीएम के घर के लिए महंगे फर्नीचर और बिस्तर के लिए भुगतान किया था। पत्र में दावा किया गया है कि केजरीवाल के बंगले में जो फर्नीचर लगे हैं वो सत्येंद्र जैन और सीएम केजरीवाल ने खुद चुने थे, उसकी खरीदारी उन्होंने की थी। सुकेश चंद्रशेखर ने दावे करते हुए एलजी से मांग की है कि केजरीवाल के आवास के निर्माण पर हुए खर्च की जांच हो, जिससे सारा सच सामने आ सके।
केजरीवाल के आधिकारिक आवास की मरम्मत पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाने को लेकर उठे विवाद में नित नए खुलासे हो रहे हैं। बावजूद इसके अरविंद केजरीवाल चुप्पी साधे हुए हैं। इन खुलासों के बीच दिल्ली के एलजी ने अधिकारियों को बंगले पर खर्च के रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने का आदेश दिया था। 15 दिन में रिपोर्ट भी तलब की थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि हर मुद्दे पर अपनी राय खुलकर रखने वाले केजरीवाल इस मुद्दे पर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। तो इस वक्त में आज के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।